तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हैं? कुछ मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने एक तो मास परसेंटेज पढ़ी है, और क्या पढ़ा है हमने? वॉल्यूम परसेंटेज, और हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक हमने मोलैरिटी स्टडी की थी, एक हमने मोलैलिटी स्टडी की थी। इनके न्यूमेरिकल्स किए थे और इनके फॉर्मूलाज किए थे, ठीक है। एक मिनट बेटा, मैं लाइट ऑन कर लूँ, एक थोड़ा अंधेरा हो रहा है, गिव मी अ मिनट। चलो अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, बैक एक्सरसाइज का 2.4। इसमें से बेटा आएगा तो न्यूमेरिकल ही आएगा, ठीक है। यहाँ ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वगैरह पूछ लेते हैं एक नंबर में, वो मैं तुमको चार्ट सा बनवा दूंगी। तो क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड used in laboratory is 68, क्या लिखा है मैंने ये, 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये दिता अपन आगे बोल रहा है, व्हाट should be the molarity of this sample if density of this sample is 1.504 ग्राम पर ml, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है इसको। पहले जैसे सिखाया हुआ है, केमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो पहले डाटा बना लो और माइंड में उसकी पिक्चर क्रिएट कर लो कि क्या सिचुएशन है, क्या कह रहा है। जैसे तुम केमिस्ट्री की लैब में गए ही होगे, चलो +1 +2 में नहीं जा पाए, कभी तो गए होगे 9th 10th में, वहाँ बॉटल्स पड़ी होती हैं केमिकल्स की, ठीक है। क्या हो रहा है? हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रही थी, ये केमिकल्स की बोतल एक पड़ी है, मान लो ऐसे करके, और उस पर लिखा हुआ है कि ये जो बोतल है ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड उस पर लिखा है, ठीक है। लैब में जो यूज़ करते हैं वो 68% नाइट्रिक एसिड था बाय मास। बाय मास का मतलब है हमको मास परसेंटेज दी है। इन एक्वा सॉल्यूशन, इन एक्वा सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या है, तुम लोग बता सकते हैं? पता नहीं कैसे हो जाता है कई बार अपने आप ही, ये क्या है इसमें दिक्कत? आई थिंक या तो पेन पैड में कुछ होगा, कई बार ये अपने आप ही लाइन खींच देता है। एनीवेज, अच्छा मुझे ये बताओ इस लाइन का क्या मतलब है? एक्वा सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट वाटर हो गया, और सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? नाइट्रिक एसिड। HNO3 सॉल्यूट है। आई बात समझ में? और पूछ क्या रहा है कि इसकी मास परसेंटेज तो दे रखी है, बट इसकी मोलैरिटी निकालनी है इसी सैंपल की, और इस सैंपल की डेंसिटी इतनी है, ये डाटा गिवन है। अब बेटा ये ना किस टाइप के क्वेश्चंस हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है, मास परसेंटेज और मोलैरिटी दोनों ही क्या है, दोनों कंसंट्रेशन को बताने के तरीके हैं,
तो दोनों ही कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। एक कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू गिवन है, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू निकालनी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो हमेशा तुम 2 स्टेप फॉलो करना, कभी गलत नहीं होगा। वो स्टेप क्या है कि जो कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू गिवन है, इसमें गिवन मास परसेंटेज है, तो उसका लॉजिकल मीनिंग लिखना है। क्या करना है? उसका लॉजिकल मीनिंग लिखना है, उसका फॉर्मूला नहीं बनाना। और जो कंसंट्रेशन टर्म पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है? मोलैरिटी, उसका फॉर्मूला बना के वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है। अच्छा, तो तुम लोग मुझे ये बताओ, जशन बेटा मुझे बता कि मास परसेंटेज का लॉजिकल मीनिंग क्या बताया था? की हुंदा मास परसेंटेज? मैम कितना बस मतलब इतने परसेंट सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, इसमें सॉल्यूशन में कितने परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है उसमें। नहीं, चंगी तरह दसो, ऐदा नहीं गल बननी। जैसे हमें यहाँ पे लिखा है कि 68% है, तो होएगा 68% प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में ऐसे है। थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। 68 ग्राम परसेंट में 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट। हाँ, इन 100 ग्राम क्या होगा? 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, वाटर नहीं है, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है। ठीक होएगा, लॉजिकल मीनिंग लिख लिया ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ मोलैरिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ मोलैरिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ? जल्दी करो, इतना टाइम नहीं हैगा, खत्म कराना चैप्टर, बहुत बड़ा है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही ਹੁੰਦਾ ना। फिर ਆਪਾਂ मोल्स ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ। मोल्स ਦਾ क्या फॉर्मूला होता है आगे? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास नेचुरली सॉल्यूट का बाय मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और ये आ गया आपका वॉल्यूम ml में होगा तो 1000 आ जाएगा। अब गिवन मास सॉल्यूट का कितना मास गिवन है, क्या पुट करना चाहिए मुझे? 68 ग्राम। देखो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूट है, सानू पता है, तो 68 ग्राम है। मोलर मास कट लियो, 63 आएगा। नाइट्रिक एसिड आंदा है ना निकालना, 1 + 14 + 16 × 3। ठीक है, अब रह गया वॉल्यूम निकालना रह गया। अब हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम कहीं नहीं है, बट हमें एक और चीज़ दे रखी है, डेंसिटी। तो डेंसिटी की हेल्प से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है निखिलेश? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की होगा मास बाय डेंसिटी। मास कितना पुट करिए, बोलो? 68 मैम। नहीं, मास 100। रीजन देखो ना, ਅਸੀਂ वॉल्यूम किदा लगाईदा उरे सॉल्यूशन ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸੋल्यूशन ਦੀ। ਤਾਂ ਮਾਸ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ? ਸੋल्यूशन ਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ 100/1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਇਹ। ਤੈਨੂੰ सॉल्व कर लियो, मोलैरिटी आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे आपको +2 में। वो बेसिक नहीं आएंगे कि सिंपल ये पूछ ले कि मोलैरिटी बताओ जी, वो नहीं आते, वो +1 में होते हैं। +2 में इस टाइप के ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर में आ जाता है। ठीक है, चलो, तो हमने 5 मेथड कर लिए। अब हम आगे चलते हैं। एक पॉइंट बताना बेटा, मोलैरिटी और मोलैलिटी का आ जाता है। जो मोलैरिटी होती है ना, अच्छा, मोलैरिटी का तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, उसका फॉर्मूला होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मान्या बता। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी में मोलैलिटी होता है, और क्या होता है ना, ऐसा? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। सारी खिचड़ी बना दो, कुछ रह ना जावे। वही खिचड़ी खा लेंगे आप आज रात को डिनर च, है ना। moles of solute upon mass in kgs, mass of solution in kg। सारे गलत। सॉल्वेंट आएगा, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट,
kg च। मान्या की गल पढ़ी नहीं तू, आता नहीं है कुछ? तो तुम लोग ध्यान दो जरा, जो मोलैलिटी है उसमें वॉल्यूम नहीं है कहीं पे, मास है ना उसमें। मोल्स तो खुद ही मास होते हैं, क्योंकि मोल्स तो गिवन मास अपॉन मोलर मास है। तो जो मोलैलिटी है तुम्हारी वो सिर्फ मास है उसमें, बट मोलैरिटी में वॉल्यूम भी है। अब मुझे ये बताना, कोई सब्सटेंस है मेरे पास, सपोज करो आइस है, आइस के 2 क्यूब है मेरे पास 10 ग्राम के, ठीक है। मैंने क्लोज्ड कंटेनर में उसको हीट किया, हीट करने से वो वाटर बन जाएगा। जब वो वाटर बन गया, पहला आइस सीगी फिर वाटर बन गया, क्या इसका मास चेंज होगा, वाटर बन जाएगा जब ये? जल्दी बताया करो। No, तो ये 10 का 10 नहीं रहेगा, क्या वॉल्यूम चेंज होगा? बोलो। वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा। सॉलिड में पार्टिकल क्लोज होते हैं, लिक्विड में वो फैल जाते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम तो वॉल्यूम बढ़ता है, बट टेम्परेचर बढ़ाने से मास सेम रहता है। ये बात तो समझ गए ना? किसी चीज़ को गर्म करो तो वो फैल जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठंडा करूँगी तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, बट मास तो कभी चेंज नहीं होता टेम्परेचर चेंज होने से। तो टेम्परेचर चेंज होने से क्या चेंज हुआ? वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। टेम्परेचर चेंज करने से क्या चेंज नहीं हुआ? मास। मास चेंज नहीं हुआ तो मोलैरिटी चेंज नहीं होगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो मोलैरिटी है वो चेंजेस विद टेम्परेचर एंड मोलैरिटी रिमेन्स सेम। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। समझ आई बात? yes, कई बार वो ये पूछ लेते हैं कि कौन सा बेटर मेथड है कंसंट्रेशन के लिए आउट ऑफ मोलैरिटी और मोलैलिटी, तो आंसर होगा मोलैलिटी। रीज़न, क्योंकि हम बोलेंगे कि मोलैलिटी बदलती नहीं है टेम्परेचर के चेंज होने से, जबकि मोलैरिटी बदल जाती है। उसमें आप लोग ये बता दोगे कंसेप्ट। इसको लिख लेना शॉर्ट में जैसे मैंने कराया, बाकी एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख लेना। अब अगला है 5 कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई हैं। चलो पहले 6 करते हैं, फिर कुछ और पॉइंट भी बताने हैं आपको। 6th है मोल फ्रैक्शन। +1 में पढ़ी हुई है मोल फ्रैक्शन। क्या होती है मोल फ्रैक्शन? सिंबल क्या होता है इसका, याद है? सिंबल होता है इसका X। बहुत सिंपल है बेटा। मान लो थोड़े को 2 कंपोनेंट है, जिवें नॉर्मली ਆਪਾਂ 2 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन लेके चलते हैं। एक सॉल्यूट होता है, जैसे नमक सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है। वैसे 3 भी हो सकते हैं, नमक भी डाल दें, चीनी भी डाल दें, पानी भी डाल दें। जनरली 2 कंपोनेंट होते हैं। तो A एक कंपोनेंट हो गया, B दूसरा कंपोनेंट हो गया। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो A कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब हिस्सा, पार्ट, उसके मोल्स Na थे। जो B कंपोनेंट है उसके मोल्स Nb थे। मोल्स हैं ये, मोल्स ऑफ A, और ये क्या है? मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। तो XA किसके लिए यूज होएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन A की। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मैंने 2 कंपोनेंट लिए हैं तो मैंने दोनों के ऐड कर दिए। मैं 3 लेती तो मैं तीसरे के भी ऐड करती। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा? B के मोल्स अपॉन टोटल। ये मोल फ्रैक्शन होती है। और मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन वो यूनिटी होता है, 1 के बराबर आता है। तुम ऐड करके देख लो, तुम्हारा 1 निकलेगा। एंड मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी है। रीजन ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो देखो यूनिट नहीं होंगे। समझ लग गई गल? तो ये भी बेटा वैसे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही होगी, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है नहीं। तो ध्यान च रखना है। वैसे दस रही हैं लॉजिकली, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आएगा दैट विल बी इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, कल्ला मास है, दैट विल रिमेन सेम विद चेंज इन टेम्परेचर। गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am.
चलो क्वेश्चन देखते हैं। लिखो जी। A solution of glucose, लिख लो फटाफट। solution of glucose in water is labeled as, Solution of glucose in water. glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? What would be the molality and mole fraction of each component in the solution if density of the solution is itna? Also calculate molarity of the solution. काफी कुछ निकालना है। मोलालिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट एंड मोलारिटी निकालनी है। ठीक है, लगाओ जरा दिमाग। अच्छा, कौन सा बेटर लगता है? चलो तुम लोगों का तो है, कुछ फर्क लगता है? मैं अपनी वीडियो ऑन रखूं या ऑफ रखूं? इज देयर एनी डिफरेंस? नहीं मैम, सेम ही है। सेम है। अमान्य तो चाहती है कि मैं वीडियो बंद ही रखो, है ना? ना मेरी ऑन कराओ ना आप अपनी करो। थोड़ा सा लगता तो है कि हाँ पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। मैम और लगता है, मैं तो स्कूल की क्लासेस में भी नहीं ऑन करती। अगर ऑन करनी होती है ना, वो पक्का दिखा देती हूँ बस। मैं तो तेरी शक्ल देखूंगी मंडे से। मुझे नहीं और लगता। चलो करो फटाफट सॉल्व। मैम एक जो केमिकल काइनेटिक्स का एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम था ना, जो स्टार्टिंग में ही था, बुनजॉन क्लोराइड, पता नहीं ऐसा कुछ था, पता नहीं। एक मैं कल देख रही थी वो क्वेश्चन, मेरे को ना समझ नहीं लगा था वो वाला। अभी ये पूछ, वो उसकी काइनेटिक्स की क्लास में पूछना, मिक्स मत करो। सॉल्व करो इसे, शाबाश। कैसे बताया क्वेश्चन पहले समझो। ग्लूकोज का एक्वा सॉल्यूशन है, तो इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट बताओ निखिलेश फटाफट जल्दी। इतना टाइम लगाते हैं ना, तब तक मुझे ही जवाब देना पड़ जाता है ना। और ये 10% बाय वेट है। और वो क्या पूछ रहा है? इसकी मोलालिटी निकाल लो, इसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट का क्या मतलब है कि ग्लूकोज की भी निकाल लो, पानी की भी निकाल लो, वाटर की भी। अच्छा, एक चीज और, मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है। इसका फायदा क्या होता है बेटा? कई बार जैसे इस क्वेश्चन में दोनों की मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, तो तुम एक की मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे तो दूसरे का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 1 से माइनस कर देना आ जाएगा। तो 10% वेट बाय वेट का मानने का मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट। बोलो ना, यहाँ पे कौन सा सॉल्यूट क्या लिखना चाहिए मुझे? 10 grams of glucose present in 100 grams of solution. 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ਤਾਂ मोलैलिटी ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਜਸ਼ਨ ਦੱਸ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ? number of moles of solute upon mass of solvent in kg. हाँ ठीक है, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਓ ਜਰਾ। moles आएंगे 1/18 आ जाएंगे moles ग्लूकोज के। हाँ, क्यों आ जाएंगे? क्योंकि देखो 10 मास गिवन है, 180 इसका मोलर मास होता है। बिल्कुल ठीक बताया, 1/18 आ जाएंगे। आगे क्या करूं? डिवाइड बाय 100 होगा? नहीं, 100 नहीं, पूरे मैम वो सॉल्यूशन केजी में चेंज होंगे। 90 होगा फिर 90। हाँ, केजी से बाद दी गल है, आऊगा ही 90, क्योंकि असी ओनली सॉल्वेंट का लगाना है। 90 तो ग्राम है, तो डिवाइड बाय 1000। इसको सॉल्व कर लेना, ये ऐसे बनेगा, ये आपकी मोलैलिटी आ जाएगी।
अब पहले मोलैरिटी निकाल दो, फिर मोल फ्रैक्शन कर देना। हाँ बताओ, वैल्यू पुट कराओ जल्दी। निखिलेश तू करा, चल जल्दी कर। हेलो, कहाँ चला गया? वीडियो क्लास ऑन करके चला गया क्या कहीं? हाँ चल मानना, तू करा। मैम नंबर ऑफ मोल्स 1/18 और फिर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से वॉल्यूम निकल आएगी। कराओ ना, ठीक है बताओ कितना आएगा। 100 लेना है, पता है ना? अभी 90 मत लेने बैठ जाना, क्योंकि मोलैरिटी में हम पूरे वॉल्यूम जो होता है वो पूरे सॉल्यूशन का लेते हैं। ये वॉल्यूम आ जाएगा, बट ये किस में होगा? उसमें होगा ये ml में। मिलीलीटर में। तो फर्दर डिवाइड बाय 1000 करना है, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूजन होता है, तभी मैंने तुमको वो फॉर्मूला करा रखा है, ये वाला वॉल्यूम। तो अपने हिसाब से देख लेना जैसे भी है। मोल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? बताओ निखिलेश जी, क्लास लानी है बेटा, जवाब देना पड़ेगा। चल दस जल्दी कर। मोल फ्रैक्शन हाँ ग्लूकोज दी कढ़नी है, की करा? मैम n ग्लूकोज ऑन हाँ ग्लूकोज प्लस n वाटर टोटल वैल्यूज पुट कराओ फटाफट। मैम 10/100 हो जाएगी। इसका तो वही रह गया 10/180 इसके मोल्स, प्लस क्या करूं, मोल्स ऑफ वाटर कैसे आएंगे? 90/18। समझ गए? ये मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज की 1 से माइनस कर देना, वो वाटर की आ जाएगी। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का 2.5। ये क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अब मैं कुछ टिक करा रही हूँ क्वेश्चन जो तुम कर सकते हो अभी तक के टॉपिक से, वो नोट कर लेना, करके आ जाना। बैक एक्सरसाइज का 2.5 हमने कर लिया, 2.6 ट्राई करना, हो गया तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2.7 पिछले लेक्चर में किया था, 2.8 खुद से करोगे, और 2.4 हम अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन उठाया था वो है, और 2.3 थ्योरेटिकल है, वो कर लेना। 2.1 2.2 अभी छोड़ दो, टॉपिक हमारा रहता है अभी। और इंटेक्स जो क्वेश्चंस हैं, इसका तुम 2.5 अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है ये इंटेक्स में, ये कर सकते हो। इसमें ना पोटेशियम आयोडाइड दे रहा है, इसका मोलर मास चाहिए होगा, वो इसने दिया नहीं है, तो वो देख लेना। पोटेशियम का 39 होता है, आई थिंक आयोडीन का 127 होता है, एक बार चेक कर लेना। तो इतना आएगा मोस्ट प्रोबेबली, ये ठीक है, एक बार देख लेना आयोडीन का। ये वैसे आपको पेपर में दिया होगा, एनसीईआरटी ने नहीं दिया। इतने क्वेश्चंस तुम लोग कर पाओगे। अब आगे चलते हैं। एक ना बेटा इक्वेशन होती है m1v1 इज इक्वल टू m2v2, इसको डेल्यूशन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेल्यूशन इक्वेशन, ठीक है। डेल्यूशन इक्वेशन का मतलब क्या है कि हमने कोई बीकर लिया, इसमें कोई सॉल्यूशन था सपोज, जिसकी मोलैरिटी m1 थी और ये वॉल्यूम v1 था। जैसे मान लो तुम किचन में गए, हाफ ग्लास तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, उसमें पानी है प्लस कोई भी शुगर प्लस सॉल्ट कुछ भी है, तो तुमने क्या किया, उसको उसमें पानी डाल के वो टम्बलर पूरा फिल कर दिया। अब जब फिल करोगे तो उसका जो कंसंट्रेशन होगी, जो उसकी मोलैरिटी होगी, उस पर कोई इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि तुमने उसमें और पानी डाल दिया तो उसकी कंसंट्रेशन बदल गई। तो जो बदली हुई कंसंट्रेशन है वो m2 है, जो पहली कंसंट्रेशन थी m1 थी, पहला वॉल्यूम v1 था, और वॉल्यूम भी चेंज हुआ, तुमने उसको पूरा भर दिया, तो ये फाइनल वॉल्यूम v2 है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूला लगता है। तो इसमें जनरली यही पूछते हैं कि जो फाइनल सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी बताइए, तो ये सिंपल ये हो जाता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन देख लो एक, देखो सिंपल सा है।
2.3 है ये जो एक्सरसाइज का है ना, 2.5 तुमको करने को दिया, इसका 2.3 में ये इक्वेशन लगेगी। क्वेश्चन देखो क्या है, लिख लो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट तो एज यूजुअल 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, फॉर्मूला इज गिवन, hydrated cobalt nitrate in 4.3 लीटर सॉल्यूशन। एक तो इसकी मोलैरिटी निकालनी है। बी पार्ट बोल रहा है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 500 ml। ये दो पार्ट्स करने हैं। पहला तो सिंपल है, कर ही लोगे। क्या करेंगे पहले पार्ट में, तो नॉर्मल मोलैरिटी का फॉर्मूला लग जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑलरेडी देखो लीटर में है, तो इसको चेंज मत करने बैठ जाना, सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम दिया, मोल्स निकालने पड़ेंगे। इसका पूरे का मोलर मास निकाल लेना। कोबाल्ट का दिया नहीं है, देख लेना, ये तुम अपना उससे देख लेना ना, प्रोडक्ट टेबल से 58.7 होता है आई थिंक सो, पेपर में देंगे। ये डॉट वाटर आपको पता है ना, ये ऐड करना होता है, जितना भी इसका आएगा उसमें वाटर का ऐड कर देना 6 × 18 करके, जो मोलर मास आएगा और ये वॉल्यूम है। ये फर्स्ट पार्ट की मोलैरिटी। सेकंड पार्ट में ये इक्वेशन लगेगी जो हमने सीखी है, देखते हैं कैसे। क्वेश्चन क्या है कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का सैंपल था जिसकी मोलैरिटी 0.5 थी और जिसका वॉल्यूम 30 था। मतलब ये तो M1 है, V1 है 30 ml इज V1। तो वो बोल रहा है कि दैट इज डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब इसमें इतना पानी डाला कि अब टोटल वॉल्यूम 500 है, V2 500 है। बस इसकी मोलैरिटी निकालो, M1 V1 M2 V2, 0.5 × 30 इज इक्वल टू M2 निकालना, N2 500। समझ में आ गया? यस मैम। एक और इक्वेशन होती है, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मिक्सिंग। वो इक्वेशन ऑफ मिक्सिंग ये होती है, हम इसको M1 लीटर्स में भी चेंज करेंगे ना पहले। नहीं नहीं, क्यों करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या, दो ये ml में तो है दोनों ही, क्या जरूरत है, सेम होने चाहिए यूनिट बस। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। ये इक्वेशन कब लगानी है और इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। इसको इक्वेशन ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं। पहली बात तो याद रखना, ये इक्वेशन ऑफ मिक्सिंग जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। तूने कुछ आगे किया नहीं मान्या, तो कोई डाउट तो भेजती नहीं, तेरे से ज्यादा तो मुझे टेंशन है, मैं ही तुझे बोलती रहती हूँ। मैं हम सारे इकट्ठे भेज दूंगी बाद में। कितने क्वेश्चन कर लिए? वही है स्टार्टिंग वाले, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वही का अभी लटक रही है 3। बस। सॉल्यूशन सॉलिड के तो तेरे थोड़े डाउट अभी बचे हैं, मैं करा दूंगी वो किसी दिन, लास्ट जो पिक भेजी थी। इलेक्ट्रो के भी भेज दे, फिर साथ में रोज थोड़े थोड़े हो जाएंगे, ठीक है? किए ही नहीं होंगे तूने, मुझे पता है। नहीं बस वही किए थे जितने किए थे, आगे किए ही नहीं। क्या करती है सारा दिन? मैम ये फिर ना अभी वो क्या? चैप्टर अभी अच्छी से इतनी तरह किया ही नहीं है, मतलब कि ये नहीं है कि हाँ पूरा ही आता है, तो सॉल्व ही नहीं कर रही। परसों तो टेस्ट है, अभी तुमने अच्छे से नहीं किया। पता नहीं नंबर भी घट गया तेरे, कितने हैं नंबर? इसमें मैम जो ये भी भेजा था जशन तुम्हारे 53 कितने हैं? थे कुछ। मैम 3 तो गलत ही थे मेरे। कितनी खुशी की बात है। नहीं जशन तेरे कितने आए? कम है बेटा। देखो जरा, मैंने आंसर्स भेजे थे, उसको सॉल्व करो, बैठ के रख लेते हो बस, टेस्ट मिल गया ठीक है, थोड़ी सिंसेरिटी दिखाया करो। मैम टाइम ही नहीं मिलता है ना। निखिलेश, उसको सारे पेपर को दोबारा सॉल्व किया करो, तभी टेस्ट का बेनिफिट है। उसके आंसर्स ठीक है पूछे हैं। कितने नंबर है? मैम। हैं बस, शर्म आंदी दसन लगे है ना।
मैं इस पर पक्का फोन करूँ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ फादर्स ਨੂੰ भी ਸਭ ਦੇ। मैं इसलिए नहीं करती कि चलो समझदार हैं, बड़े हैं बच्चे, अपने आप कर लेंगे। तुम लोग तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिखा रहे, वही हर बार 50% के आसपास घूमने जाते हो। देखो इक्वेशन ऑफ मिक्सिंग क्या है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। दोनों को मिक्स कर दिया, नई मोलैरिटी m3 और वॉल्यूम v3। अब वॉल्यूम तो नेचुरली v1 प्लस v2 ही होगा, क्योंकि हमने बाहर से कुछ पानी नहीं डाला। कई बार ये पता है क्या करता है, ऐसे में भी ये बोल देगा कि और एक्स्ट्रा पानी डाल दिया, तो जो एक्स्ट्रा पानी बोलेगा, सॉल्वेंट बोलेगा डाला है, वो भी फिर बीच में ऐड कर देना। ठीक है, तो इसकी जो नया सॉल्यूशन बनता है मिक्स करके, तो इसकी मोलैरिटी इस इक्वेशन से निकलती है। मोलैरिटी कभी ये नहीं बोलते कि m1 प्लस m2 हो गया, वो गलत होता है। उसके लिए ये इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन ऑफ मिक्सिंग है। और ये ऐसे सॉल्यूशन में लगती है जो रिएक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मान लो एक एसिड का सॉल्यूशन दिया, दूसरा बेस का दे दिया, तो तुम बोलो कि ये इस पे ये इक्वेशन लग जाएगी, नहीं। उनके लिए अलग मेथड होता है, वो मैं बता दूंगी। दोनों ही एसिड के हैं, मान लो इसकी मोलैरिटी और है, इसकी और है, तब ये इक्वेशन लगती है। या दोनों बेस के हैं, या दोनों कोई भी सेम केमिकल के सॉल्यूशंस हैं। गॉट माय पॉइंट? यस। इसका क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, ये खुद कर लेना, आसान सही है। एक मिनट, लेट मी फाइंड इट। ये एनसीईआरटी में है नहीं एक्चुअली, बट ये आनी चाहिए आपको। हाँ, लिख लो क्वेश्चन, ये करके आ जाना, बहुत ईजी है। इफ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड and 60 centimeter cube of 0.2 molar calcium chloride are mixed, what will be the molarity of the final solution? What will be, लिख लेना, the molarity of the final solution। क्या हम यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हैं? What will be molarity of final यस solution? मैम। क्योंकि दोनों ही सेम केमिकल के ही हैं, तो नॉन रिएक्टिंग होंगे। ये इक्वेशन लगेगी, 0.4 आंसर आएगा, कर लेना। आगे बात, हाँ 0.4 आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो हमने 6 मेथड कर लिए। एक हमारा बचा है नॉर्मेलिटी, वो कर लेते हैं। एक हमारा बचा है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पहले हम पीपीएम करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक मेथड है, और ये उसमें लगता है जिसमें जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे एयर में पॉल्यूटेंट्स होते हैं, SO2 की कंसंट्रेशन हमें कोई बोले कि एयर में 2 ppm है, तो इसका मतलब क्या है, 2 पार्ट SO2 के हैं इन 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। मतलब एयर के में कोई भी रैंडमली मान लो 1 मिलियन मॉलिक्यूल, मतलब 10 लाख 10 लाख एयर के मॉलिक्यूल स्टडी करूं, तो उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स SO2 के पाए जाएंगे। तुम खुद ही देख लो कि बहुत कम कंसंट्रेशन के लिए हम ppm यूज़ करते हैं। जैसे टूथपेस्ट में लिखा होता है 1 ppm फ्लोराइड, तो जो टूथपेस्ट होता है उसके हम कोई भी 1 मिलियन मॉलिक्यूल स्टडी करें, तो उसमें 1 मॉलिक्यूल तुम्हारे फ्लोराइड सॉल्ट का पाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट देखो कितने, फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 1.5 ppm से ज़्यादा हो जाए तो वो रैट पॉइजन के लिए यूज़ करते हैं। 1 ppm हमारे टूथपेस्ट में होता है, तो इतनी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, तो ppm का मतलब तो तुम्हें समझ में आ गया, पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट सेम है। क्या रीज़न है इसका? मान लो एक बड़ी सी टब है हमारे पास, उसमें एक चुटकी नमक डाल दो,
तो नमक डालने से पहले जो टब में पानी था वो सॉल्वेंट का मास था। नमक एक चुटकी डालने के बाद वो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का मास तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा इतने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो पीपीएम के लिए सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का मास सेम लेके चलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा पीपीएम का? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट भी यूज हो सकता है इंटू 10 पावर 6। समझ में आ गई बात? 1 मिलियन है ना, पर मिलियन है तो ये 10 पावर 6 आया। करके देख लो, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर आएगा। अच्छा, ये मास जरूरी नहीं है, पीपीएम वॉल्यूम में भी होता है, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, या ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। जैसे हम मास परसेंटेज नहीं 3 तरह की करते, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वैसे पीपीएम भी 3 तरीके का हो सकता है, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। बट हम ये ज्यादातर फिर ज्वाइन करनी है मीटिंग? हाँ कर लेना, आज कर लेते हैं हम ये पीपीएम का। समझ में आ गया पीपीएम? इसमें एक पीपीबी भी होता है, पार्ट्स पर बिलियन, सेम ही है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास एक्सक्यूज ऑफ। मैम, हाँ जी, मुझे मैम इसमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वाला समझना था ज्यादा। वो तो बेटा अभी बहुत बाद में शुरू होगा, अभी तो शुरू किया चैप्टर, तो लास्ट टॉपिक है। मैम फिर जब शुरू होगा बता दोगे? ये वाला तो किया। आता है तुझे ये वाला? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा लेना।